नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की खिचड़ी में अब हल्दी की कमी लग रही है। खिचड़ी तो पकी, पर अब इसका रंग फीका पड़ रहा है, स्वाद भी तीखा हो रहा है, क्योंकि मुद्दे कई हैं और हर मुद्दों पर राय अलग अलग है। सावरकर के मुद्दे पर उद्धव और पवार गुट एक साथ कांग्रेस पर हमलावर है। कांग्रेस सावरकर का अपमान कर रही है, जिसे अब ना तो उद्धव ठाकरे बर्दाश्त करने के मूड में है और ना ही शरद पवार। एक मुद्दा और है जो विपक्ष उठाकर राजनीति कर रहा है, वो है पीएम मोदी की डिग्री का मुद्दा। एक तरफ संजय राउत पीएम मोदी की डिग्री को लेकर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि पीएम मोदी की डिग्री को नए संसद भवन के मेन गेट पर टांग दो, तो वहीं पीएम मोदी को एनसीपी का साथ मिला है। अजित पवार ने कहा कि 2014 में अपने करिश्मा की वजह से पीएम मोदी चुनाव जीत कर आए, डिग्री के आधार पर किसी ने उन्हें वोट नहीं दिया था। तो कुल मिलाकर एनसीपी, उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस पार्टी अलग थलग नजर आ रही हैं। तो आज खिचड़ी पार्टी में आई दरार और साथ ही दो बड़े नेता जो जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर बढ़ाएंगे बीजेपी का स्वाद, इसी पे बड़ा खुलासा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये कैसा गठबंधन है? हर पार्टी में हर नेताओं की राय अलग अलग है। देखिए, ये गठबंधन पूरी तरीके से अब कंफ्यूज हो चुका है। उद्धव ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस, ये तीनों पार्टियों के बीच अब वही स्थिति आ गई है जो गठबंधन से पहले थी। यानी कि जब गठबंधन नहीं थे तो ये तीनों पार्टियां अलग अलग राग अलापती थी। अब वही स्थिति फिर से दोहराई जा रही है, क्योंकि जहां तक सावरकर की बात है उस पर कांग्रेस अलग तरीके से राजनीति कर रही है, तो एनसीपी और उद्धव ठाकरे ये दोनों सावरकर के मुद्दे पर मराठी अस्मिता की बात कर रहे हैं, वीर सावरकर का पूरी तरीके से सपोर्ट करने में जुटे हुए हैं। और ये इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र में कांग्रेस, जो कांग्रेस महाराष्ट्र की इकाई है, उन दोनों के बीच भी तनातनी बढ़ी हुई है। जब महाराष्ट्र में ये रैली कर रहे थे, वो महाविकास अघाड़ी की रैली, संभाजीनगर में उद्धव ठाकरे ने रैली की और उस रैली में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता को जाना था, यानी प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के। और नाना पटोले वहां पर गए नहीं। उद्धव ठाकरे से बातचीत की जाने लगी, पूछा जाने लगा, सवाल उठेगा कि कांग्रेस आपका गठबंधन पार्टनर है और उसमें नाना पटोले आपकी रैली में नहीं आए हैं। तो इन लोगों ने झूठ बोल दिया। इनका कहना था कि नाना पटोले का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन इनकी झूठ पकड़ी गई, क्योंकि नाना पटोले तो दिल्ली आ चुके थे और उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस बात के लिए तो वो जवाब नहीं देंगे कि वो क्यों नहीं गए, लेकिन जवाब दूसरे स्तर का है। जब से उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने राहुल गांधी के खिलाफ ये बोला कि आप वीर सावरकर के मुद्दे को महाराष्ट्र में न उठाएं, वीर सावरकर के ऊपर पवार ने सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी के खिलाफ सवाल उठा दिया। तो ऐसे में महाराष्ट्र की कांग्रेस कंफ्यूज थी। महाराष्ट्र की कांग्रेस ने उस समय भी बोला कि सावरकर जो हैं हमारे पुराने एजेंडे पर हैं, हम उनके खिलाफ बोलते रहते हैं। और ये तो महाविकास अघाड़ी बनाने से पहले उद्धव ठाकरे या एनसीपी को सोच लेना चाहिए था कि कांग्रेस का एजेंडा, कांग्रेस की जो विचारधारा है वो किन किन मुद्दों पर है। और नाना पटोले ने भी बोला था कि इस बात के लिए जो कंफ्यूजन है वो केंद्रीय नेतृत्व को संभालना चाहिए, वो ये तय करे, क्योंकि हम तो ये बात उठाते रहेंगे। अब जिस तरीके से दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई चल रही थी, उसमें नाना पटोले संभाजीनगर की रैली में शामिल नहीं हुए। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि इन लोगों के बीच अब वो बात नहीं रही जो पहले थी, क्योंकि कांग्रेस में, महाराष्ट्र की जो कांग्रेस की इकाई है, उसको पता है कि उद्धव ठाकरे धीरे धीरे चुनाव नजदीक आने पर मराठी कार्ड खेलेंगे, साथ ही वो हिंदुत्व का एजेंडा भी सामने लाएंगे। वो जो बार बार कहते हैं कि हमारा हिंदुत्व अलग है, भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व अलग है, लेकिन हिंदुत्व तो हिंदुत्व ही है। और हिंदुत्व के नाम पर अगर बात करेंगे तो उनकी रैलियों में शामिल होने का मतलब है कि हमारा जो सेकुलरिज्म का
जो तमगा लगाए हुए हैं वो बिखर के रह जाएगा। इसलिए महाराष्ट्र में कांग्रेस के जो नेता हैं वो उद्धव ठाकरे से थोड़ा अलग हो रहे हैं। दूसरी तरफ शरद पवार की बात है और उधर उद्धव ठाकरे हैं। उन दोनों की मजबूरी है क्योंकि दोनों का बेस पूरे महाराष्ट्र में थोड़ा थोड़ा है और जोड़ने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन अजीत पवार अलग तरीके से चलते हैं। अजीत पवार न तो शरद पवार से खुश है और न ही वो कभी चाहते थे कि उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार गठबंधन। लेकिन अचानक से पीएम मोदी की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पहले की ही बात है। आप देखिए 2019 में जब एमवीए बना था, उससे पहले क्या हुआ था? देवेंद्र फडणवीस ने सरकार बनाई थी, डिप्टी सीएम उसमें कौन बने थे? अजीत पवार। अजीत पवार तो शरद पवार से बगावत करने के लिए मौके की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि शरद पवार जिस तरीके से सुप्रिया सुले को आगे ला रहे हैं उससे अजीत पवार को लगता है कि कभी भी उनको डंप किया जा सकता है। एनसीपी पर पूरी तरीके से सुप्रिया सुले को बिठा दिया जाएगा और उसके बाद उनके लिए कोई जगह नहीं रहेगी। इसलिए वो बीच का रास्ता अपनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से भी अच्छा संबंध रखो। उद्धव ठाकरे के साथ उनके कोई बहुत पहले से अच्छे संबंध नहीं है और इसलिए जब उद्धव ठाकरे ने भी संभाजी नगर की रैली में और उसके बाद संजय राउत ने पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाए तो अजीत पवार सीधे तौर पर पीएम मोदी के साथ खड़े नजर आए। यानी कि पूरी महाविकास अघाड़ी है वो कंफ्यूज है और इसमें कभी भी बिखराव हो सकता है। इसी बीच खबर ये सामने आ रही कि दो बड़े नेता हैं जो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। वो कौन है दो बड़े नेता? देखिए, जो कांग्रेस के दो बड़े नेता हैं जो बार बार संकेत दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले, क्योंकि वो पहले की बात है जब चुनाव का माहौल तैयार होता है तभी किसी के कहीं जाने आने से फर्क भी बड़ा पड़ता है। इसलिए दो बड़े नेता जो हैं कांग्रेस के वो उसकी तैयारी कर रहे हैं कि कब भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं। और वो नेता हैं एक पूर्व सीएम जो अशोक चौहान हैं और दूसरे बड़े नेता हैं जिन्होंने अभी कुछ समय पहले नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दिया है, बाला साहब थोराट। अभी के समय में महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो कांग्रेस में नाना पटोले ही सर्वे सर्वा दिखाई पड़ रहे हैं और ये पूरी तरीके से राहुल गांधी के टीम के व्यक्ति हैं। राहुल गांधी का उनके ऊपर हाथ है जिससे कि कांग्रेस के अंदर खलबली मची हुई है। ऐसे तो पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो भी नाराज चल रहे हैं, लेकिन अशोक चौहान को पिछले कुछ समय से देखा जा रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ ज्यादा झुकाव दिखा रहे हैं और कांग्रेस के इस एजेंडे में फंस भी नहीं रहे हैं। जब पिछली बार जो विश्वास मत हासिल करना था एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, तो उस समय अशोक चौहान विश्वास मत के विरोध में वोट देने के समय गए ही नहीं थे। उन्होंने विधानसभा को बहिष्कार कर दिया, यानी कि इन दोनों को सपोर्ट किया। अगर आप वोट देने नहीं गए इसका मतलब है कि आप इस सरकार के सपोर्ट में आए हुए हैं। उससे पहले भी कई जगह पर रैलियों में भी उन्होंने संकेत दिया है कि कांग्रेस नाना पटोले और शीर्ष नेतृत्व यानी राहुल गांधी का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने इशारा किया है कि इन लोगों के आधार पर चल रही है और महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े नेताओं को छोड़कर ये दादागिरी नहीं चल सकती है। ये अनुशासन के स्तर पर निर्देश और कोऑर्डिनेशन के आधार पर पार्टी चलती है, आदेश से नहीं चलती है। जिस तरीके से नाना पटोले सबको आदेश देते हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री दो अभी वहां पर हैं, उसके साथ अगर इस तरीके का व्यवहार किया जाएगा तो वो पार्टी में नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ जो बाला साहब थोराट की बात है, ये तो कुछ समय से इसलिए नाराज हैं क्योंकि इनकी एक नहीं सुनी गई। विधान परिषद का इलेक्शन हो रहा था, इन्हीं का भांजा सत्यजीत तांबे को टिकट की बात हो रही थी। वो कोई बड़ी बात नहीं थी, कांग्रेस की एक बेवकूफ़ी कहा जा सकता है या फिर नाना पटोले की एक रणनीति थी कि बाला साहब थोराट से को थोड़ा नीचा दिखाया जाए, क्योंकि सत्यजीत तांबे बाला साहब थोराट का भांजा और वो उनके बहनों ही हैं सुधीर तांबे जो सत्यजीत तांबे के पिता हैं। अगर आप सुधीर तांबे को टिकट दे रहे हो और सुधीर तांबे खुद कह रहे हैं कि मेरा नहीं बल्कि मेरे बेटे को टिकट दे दो, जो यूथ कांग्रेस में एक्टिव है, ठीक ठाक नेता है, राहुल गांधी के
जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी उस समय भी इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, भूमिका निभाई थी। लेकिन फिर भी आप इस बात पे कैसे रिजिड हो सकते हो कि एक बुजुर्ग नेता जो चाहता है कि इस सीट पर हम न लड़ें क्योंकि मेरी उम्र हो गई है, मेरे बेटे को ही दे दो, उसको आप इग्नोर करके आप उसी को कह रहे हो कि आपको ही चुनाव लड़ना है। इसलिए अंतिम समय में क्या किया, सुधीर तांबे ने अपना नाम वापस ले लिया और सत्यजीत तांबे को आगे बढ़ा दिया। वो जीत भी गए, लेकिन उस बीच सुधीर तांबे पर कांग्रेस ने एक्शन लिया, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और इस बात का खुन्नस बाला साहब थोराट को था, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारे खिलाफ कांग्रेस के ये जो पटोले गैंग है वो गेम कर रहा है, और इसलिए उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से अभी भी बाला साहब थोराट जो हैं वो पूरी तरीके से कांग्रेस में एक्टिव नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, एक्शन नहीं लिया है, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि वो समय का इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ और नेताओं के साथ जब चुनाव का माहौल तैयार होगा तो उस समय अचानक से कांग्रेस के अंदर विस्फोट होगा, और ये दोनों बड़े नेता अकेले तो छोड़ेंगे नहीं, ये पूरे के पूरे संगठन के साथ जितनी इनकी क्षमता है उसके साथ ये भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे। तो अगर ये दोनों ही नेता बीजेपी के साथ जाते हैं तो कांग्रेस को कितना बड़ा झटका लगेगा? बहुत बड़ा झटका है ये कांग्रेस के लिए। तो कांग्रेस तो आधी से ज्यादा खत्म हो जाएगी वहां, क्योंकि बाला साहब थोराट की ही बात करें, ये लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति में है, 8-8 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, और अशोक चौहान की बात है जहां मराठवाड़ा के क्षेत्रों में ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इन लोगों का कांग्रेस के एक बड़े वर्ग के ऊपर एक तरीके से वर्चस्व है और इनको वहां के लोग जानते हैं। और कांग्रेस के अंदर जो कई विधायक हैं, संगठन के लोग हैं, जिला पदाधिकारी हैं, ये सारे के सारे इन लोगों के साथ हैं, जिसमें से अगर ये लोग पार्टी छोड़कर जाएंगे तो हर ब्लॉक स्तर पर इनका प्रेजेंस होगा, जहां पर कांग्रेस दो धड़े में बढ़ जाएगी। और इस तरीके से देखा जाए तो पूरी की तरह से कांग्रेस हर जगह पर 3 गुटों में रहेगी। बाला साहब थोराट, अशोक चौहान, ये दोनों का जो अपना अपना वर्चस्व है, ब्लॉक से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, उन जगहों पर ये संगठन को बिखेर देंगे और सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कहने के लिए तो ये तीनों ही पार्टियां साथ है, पर सबकी राय अब अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग है, और ऐसे में ये गठबंधन कब टूट जाए कहा नहीं जा सकता। और बड़ा झटका पूर्व सीएम अशोक चौहान और बाला साहब थोराट देने जा रहे हैं। इन दोनों के ही बीजेपी में जाने की खबर है। शिवसेना विधायक संजय सिरसाट ने तो इसको लेकर दावा भी कर दिया है। अब देखना होगा महाराष्ट्र की राजनीति में क्या बड़े बदलाव होते हैं। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।